फिर डिजिटल एमनेशिया एक डिसऑर्डर है। एमनेशिया वैसे कहते हैं मेमोरी लॉस को, बुढ़ापे में आता है एमनेशिया। डिजिटल एमनेशिया होता है कि जब आप इंटरनेट इतना यूज़ करें कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी फारिग हो जाए, यानी गूगल अर्थ के बगैर आप रास्ता ढूंढ ही नहीं सकते, आपको भूल जाते हैं रास्ते। ये इसको डिजिटल एमनेशिया कहते हैं कि जब तक डिजिटली कनेक्टेड हैं तब तक आप हीरो हैं, ज़बरदस्त हैं। जैसे ही इंटरनेट कट ऑफ हुआ तो टोटली आपके पास कुछ भी नहीं है। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि गूगल अर्थ नहीं था हमारे ज़माने में, जब मैं यंगस्टर था हम बड़े बड़े रास्ते ढूंढते थे हमारे माइंड में मैप बने होते थे, लेकिन आप डिपेंडेंट हो चुके। चलें, अच्छी भी एक वो, ऐसा नहीं है कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, एक आसाइश भी है, आसानी भी है, नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होना ये फिर डिजिटल एमनेशिया भी कॉज कर सकता है। इंसान को इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होती है उसके माइंड से, उसे याद ही नहीं होता अभी मैंने क्या किया है। 5 मिनट पहले की चीज़, कोई काम शुरू होता है फेसबुक पे ना, कोई पोस्ट डालनी होती है, अचानक यूट्यूब खुल जाता है, व्हाट्सएप खुल जाता है, या कोई चीज़ रिसर्च करनी होती है, अचानक फेसबुक खुल जाता है, आधे घंटे बाद याद आता है मैं करने क्या आया था। वो इन्फॉर्मेशन ही लॉस्ट हो जाती है कि पता नहीं मैं करने क्या आया था, फिर याद करने की कोशिश। और फिर OCD आपको पता है बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है यूथ में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ऑब्सेशन होना, कंपल्शन होना एक चीज़ की, खौफ होना, ठीक है ना, ये बहुत बहुत चीज़ें कॉमन हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक चैलेंज हैं। जनरेशन Z आप हैं, आपके लिए एक चैलेंज है, आपको अपने चैलेंजेस पता होने चाहिए, ठीक है। इसलिए जब तक अनप्लग नहीं होंगे तब तक बेहतरी की तरफ नहीं आएंगे। मैं आपको कुछ कोट सुनाता हूँ जिससे आपको मेरी बात जो है ना वो वाज़ेह होगी। ये विल ड्यूरेंट का कोट है, अमेरिकन फ़िलासफ़र है एक विल ड्यूरेंट, मुझे बहुत पसंद है, मैं इनको अक्सर कोट करता हूँ। टू गिव लाइफ अ मीनिंग वन मस्ट हैव अ पर्पज़ लार्जर दैन सेल्फ। अगर लाइफ को मीनिंग देना है, एग्जिस्टेंस को मीनिंग देना है, तो अपनी सेल्फ से हट के बिगर पर्पज़ बनाना होगा। टाइम मैगज़ीन का एक आर्टिकल है, द मी जनरेशन। ये जो बेबी बूमर्स होते हैं, ये मिलेनियल से पहले की जो जनरेशन, उसको बेबी बूमर कहते हैं, उसको कहते थे मी जनरेशन। और जो मिलेनियल्स हैं उनको कहते हैं मी जनरेशन, यानी नार्सिसिज्म बहुत पीक पे है। और जो जनरेशन Z है उसको ज़ॉम्बी जनरेशन कहते हैं। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ भी हैं। ज़ॉम्बी जनरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डोपामीन का केमिकल है वो पीक पर है उनका, उनके डोप सेंटर्स की वैल्यू 100 टाइम्स 200 टाइम्स ज़्यादा है उन लोगों से जो तकरीबन 40 साल पहले पैदा हुए। यानी आपके दादा और आप में जो फ़र्क है वो इतना ज़्यादा है कि अगर उनका डोप सेंटर 2 नैनोमीटर का है, हमारे ब्रेन में 7 डोप सेंटर्स होते हैं, सेंटर ऑफ कन्वीनियंस, सेंटर ऑफ एप्रिसिएशन। जब भी कोई ऐसा काम होगा जो कन्वीनियंट है, उस डोप सेंटर से डोपामीन निकलेगा, आपको मज़ा आएगा। डोप बेसिकली मज़े वाला केमिकल, कहते हैं ना मज़ा आया, दैट इज़ डोप। तो उनका 2 नैनोमीटर का अगर डोप सेंटर, तो आज की जनरेशन है उसका 200 नैनोमीटर का, 200 टाइम्स 100 टाइम्स बड़ा है। और क्या होता है जब डोप सेंटर बड़ा होता है, जब डोप सेंटर बड़ा होता है तो मज़ा ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज़ तो डोप निकलेगी नहीं। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल ऐसे भी देते हैं ना साइकोलॉजिस्ट के, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे के डोप सेंटर जो है बहुत बढ़ा देते हैं, तारीफ़ें कर कर के, शायर व शायरी, गाने सुना के। शादी के बाद जब थोड़ी सी रियलिस्टिक लाइफ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, गाने गुने बंद हो जाते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं मोहब्बत ख़त्म हो गई, वो मोहब्बत ख़त्म नहीं होती है, वो असल में वो वाली चीज़ नहीं आ रही है जिसके आप आदी हो चुके हैं। तो अब जब तक उसी रवैये पे वापस नहीं जाएंगे तब तक वो चीज़ नहीं आएगी। इतना जो है वो नुकसान होता है, ठीक है। इसीलिए इस्लाम ने जो लाइफस्टाइल दिया है वो आपकी बेहतरी के लिए, आपके केमिकल्स की बेहतरी के लिए, आपकी बायोकेमिस्ट्री की बेहतरी के लिए। इस्लाम ने क्या कहा, कोई पसंद है तो निकाह करो। ये क्या तरीका है कि रिलेशनशिप लगा लिया, शादी से पहले ही जो है शादी कर लिया, अभी शादी नहीं हुई है, रिलेशनशिप लगा लिया। और वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो है ना बेसिकली। मैंने जितनी यूथ से बात की वो कहते हैं नहीं, अगर हमने बात करना छोड़ दी तो ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्या रिलेशन जो बात करने से ख़त्म हो जाए, इसका तो मतलब वो बातिल रिलेशन है, यानी ट्रस्ट ही नहीं, लॉयल्टी ज़ीरो है कि बात नहीं करेंगे तो रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब रिलेशन है ही नहीं, वो फॉल्स रिलेशन, तो उसको तो ख़त्म होना चाहिए। एनीवे, टू गिव लाइफ अ मीनिंग वन मस्ट हैव अ पर्पज़ लार्जर दैन सेल्फ। जब तक सेल्फ से बाहर नहीं निकलेंगे लाइफ मीनिंगफुल नहीं होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप
अपने जहन को आराम दें, आप अपने जहनों को अनप्लग तो करें कभी, इसका टाइम रखें, ठीक है ना। मैं भी स्ट्रगल करता हूँ कभी कभी, इसकी स्क्रीन टाइम, इसको एक टाइम दें। हर वक्त इसके साथ अटैच रहने की ज़रूरत क्या है? क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ मिस आउट नहीं आप करेंगे, बल्कि इनफैक्ट इससे अटैच रह के आप मिस आउट कर रहे हैं। इतने मोमेंट्स मिस आउट कर रहे हैं। शायद आपने लास्ट टाइम अपनी कमरे की छत पता नहीं कब देखी होगी, आसमान तो दूर की बात है, कमरे की छत पता नहीं आपने लास्ट टाइम कब देखी होगी। गौर से आपने अपने घर का गार्डन या माँ बाप की शक्ल लास्ट टाइम गौर से कब देखी? माँ बाप का हाथ पकड़ के लास्ट टाइम गौर से कब? गौर से, ये नहीं चलते फिरते, गौर से कब देखा कि मेरे अम्मी अबू बूढ़े हो रहे हैं? देखा है हमने? नहीं देखा। क्यों? इस चीज़ ने जकड़ लिया हमें। जब ये छोटी छोटी चीज़ें मिस आउट हो रही हैं तो फिर वो बिगर चीज़ें, बिगर पर्पस, वो कहाँ, फिर उसको कहाँ सेट करेंगे आप कि मैं दुनिया में करने क्या आया था? वो तो डेफिनेटली मिस आउट होगा, क्योंकि वो तो हायर लेवल थिंकिंग है, वो तो अचीव ही नहीं हो सकती जब तक एक बंदे को वो एहसास ही नहीं हो रहा है मैं करने क्या आया हूँ। तो उसने क्या कुरान और हदीस पढ़ना, उसने क्या जो है रिलीजन को रिसर्च करना जाके, उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है। कहता है मुझे ज़रूरत ही नहीं इस चीज़ की, तो मैं पढ़ूँ क्यों? ठीक है ना, मेरी लाइफ ज़बरदस्त जा रही है, मैं क्यों पढ़ूँ? वजह वही डिसेप्शन है। बहुत बड़े धोखे में हम, शैतान ने मुज़य्यन कर दिया अमाल। अब हम समझते हैं कि गुजारा हो सकता है, रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, गुजारा हो सकता है। फिर एक और कोट है इसका, विल स्मिथ का, बड़ा अच्छा कोट है। विल स्मिथ इज़ वन ऑफ द डिसेंट एक्टर्स। विल स्मिथ हो गया, कियानो रीव्स हो गया, जिम कैरी, ये कुछ डिसेंट एक्टर्स हैं हॉलीवुड के। ये कहता है टू मैनी पीपल स्पेंड मनी दे हैवंट अर्नड टू बाय थिंग्स दे डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल दे डोंट लाइक। कि हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं कि वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उन पैसों से ख़रीद रहे हैं जो हैं ही नहीं, मॉर्टगेज सिस्टम और वो लोन ले लो, स्टूडेंट लोन वगैरह वगैरह, टू इम्प्रेस पीपल दे डोंट लाइक, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो हमें असल में पसंद ही नहीं। हमें भी पता है कि ये लोग मीन हैं, लेकिन बस वो खुश करना पड़ता है। लाइफस्टाइल ऐसा बन गया ना, खुश नहीं करेंगे तो उस सर्कल में नहीं बैठेंगे, उन जैसे नहीं होंगे तो नहीं बैठेंगे। कितने यूथ आते हैं हमारे पास, उनके दोस्त इंतहाई कमीने हैं, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन वो उनके साथ नहीं, दोस्ती नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि उठना बैठना उनके साथ है। वो दौलत है उनके पास, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, वो उनमें जलील होते हैं जाके, लेकिन दोस्ती नहीं छोड़ सकते। क्यों? वो फियर ऑफ मिसिंग आउट और इम्प्रेस करना है बस किसी तरह। तो ये क्या ज़िंदगी है? ऐसी ज़िंदगी गुजारने का क्या मज़ा, जिसमें इज़्ज़त भी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, डिग्निटी भी नहीं है, आपकी वैल्यू ही कोई नहीं है। ऐसे दोस्त बनाएं जो वैल्यू करते हैं आपको, जो रिस्पेक्ट करते हैं, जो इंसानियत की बेसिस पे पसंद करते हैं आपको, वैल्यू थिंग्स की बेसिस पे पसंद नहीं करते, इस बेसिस पे पसंद नहीं करते हैं कि इसके पास गाड़ी इसने रखी हुई है या इसके पास फलानी चीज़ है। और साइंस का जो फितना, अनफॉर्चुनेटली साइंस वाज सपोज्ड टू बी अ ब्रांच ऑफ नॉलेज जो हमें ये सिखाए कि नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करो और उसमें अल्लाह के साइंस देखो और उससे इंसानियत के लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ बनाओ। ये साइंस थी। आज साइंस क्या बन चुकी है कि रिलीजन को रद्द करना है तो साइंस है, मोरालिटी को रद्द करना है तो साइंस लेकर आओ। आज मकसद ही तब्दील हो गया साइंस का, और विल ड्यूरेंट ने इसी को कोट किया कि साइंस विदाउट फ़िलॉसफी, फ़लसफ़े के बगैर साइंस, हर चीज़ का ना एक फ़लसफ़ा होता है। जैसे एथिक्स का एक फ़लसफ़ा है, मोरालिटी का एक फ़लसफ़ा है। क्या फ़लसफ़ा है? कि मॉरल और एथिकल आप नहीं होंगे तो ज़िंदगी नहीं चलने वाली। ये फ़लसफ़ा है, उसके पीछे की ज़रूरत है इसकी। साइंस का भी एक फ़लसफ़ा था, और फ़लसफ़ा ये था कि साइंस से नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करो, स्टडी करके ह्यूमैनिटी की आसानी के लिए, आसाइश के लिए कोई चीज़ बनाओ। आज हम खुश तो बड़े होते हैं, गोरों को क्रेडिट बड़ा देते हैं कि यार मुसलमानों ने तो कुछ नहीं किया, गोरों ने बड़ी आसाइश बना दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से रिमोट कंट्रोल जो है वो वैक्यूम क्लीनर्स आ गए, एसीज आ गए, क्या कुछ नहीं आ गया। वॉइस कमांड में पूरा घर रन होता है। लेकिन ये हमें नहीं पता है कि वो सब कुछ इज़राइल, जो साइबर सिक्योरिटी में जितना आगे इज़राइल है, 15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है कि हाउ इज़राइल कंट्रोल्स द साइबर वर्ल्ड। ये सिर्फ देख ले यूट्यूब पे जाके और आपकी आंखें खुल जाएंगी। इस वक्त इज़राइल ये कर सकता है कि जिसके पास कंप्यूटर ऑपरेटेड गाड़ी है उसको वो जैम कर सकता है किसी भी वक्त।
इज़राइल उसको जैम कर सकता है उस गाड़ी, रिगार्डलेस है वो गाड़ी कहाँ है और किसके पास। ये कंट्रोल है इसमें, यही दज्जालियत है। प्रॉफिट ने कहा था कि दज्जाल पूरी दुनिया को देखेगा और एक कोने से दूसरे कोने वो ट्रैवल करेगा। खैर फिर कभी बात करेंगे दज्जाल पे। लेकिन हम कहते हैं बहुत एहसान किया, एहसान नहीं किया है, सर्वेलेंस है। एहसान मुसलमानों ने किया था साइंटिफिक इन्वेंशंस करके। ठीक है, कुछ मानते हैं हम कि अच्छी चीज़ बना दी, हम यूज़ करते हैं, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा स्टडी करेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि असल में इन चीज़ों से सर्वेलेंस कितनी होती है। स्नोडेन एक मूवी है, आप लोग स्नोडेन को जानते हैं, एडवर्ड स्नोडेन, विसल ब्लोअर होता है जो एक गवर्नमेंट के सीक्रेट्स को जो है वो एक्सपोज करता है। तो स्नोडेन, एडवर्ड स्नोडेन ने NSA के सीक्रेट्स एक्सपोज किए, उस पर पूरी हॉलीवुड ने मूवी बनाई है। अब वो रशिया में था पहले, अब मेरे ख्याल आजकल वो फिनलैंड में गालिबन या साउथ अमेरिका की किसी कंट्री में है। लेकिन उसको CIA ढूंढ रही है, किसी तरह ये बंदा हमारे हवाले करो। तो वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये जिस तरह सर्वेलेंस हो रही है ना, और जिस तरह एक एक बंदे की लाइफ का उन्हें पता है, इसके पीछे एम क्या है। खैर फिर कभी इस पे बात करेंगे। तो विल ड्यूरेंट कहते हैं कि साइंस विदाउट फिलॉसफी, फैक्ट्स विदाउट पर्सपेक्टिव। फैक्ट्स बहुत पता है लेकिन पर्सपेक्टिव ज़ीरो है, तो फिर ये एरोगेंस है। हमारी यूथ ने अनफॉर्चुनेटली एम्पावरमेंट को समझ लिया है, ऊंची बात करना, बदतमीज़ी करना, चैलेंज करना, हर चीज़ चैलेंज करना, वो समझते हैं एम्पावरमेंट। जबकि ये एम्पावरमेंट नहीं है, एरोगेंस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह को वो शख्स पसंद नहीं है जो सेल्फ सफ़ी, अपने आप को बहुत बड़ी बला समझता है। सूरह लुकमान में लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क्या कहा कि तकब्बुर से ज़मीन पे मत चल, तू ज़मीन को चीर नहीं सकता, पहाड़ों को गिरा नहीं सकता, और आवाज़ को बुलंद मत कर। अल्लाह ताला को सेल्फ बोस्टिंग लोग नहीं पसंद। अब सेल्फ बोस्टिंग बहुत बड़ा मसला है। पर्सपेक्टिव है नहीं, फैक्ट्स बहुत पता है, फैक्ट्स की बेसिस पे जो है वो डिबेटें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डिबेटें ही हैं, अमल ज़ीरो है, डिबेट्स बहुत ज़्यादा हैं। साइंस विदाउट फिलॉसफी, फैक्ट्स विदाउट पर्सपेक्टिव एंड वैल्यूएशन कैन नॉट सेव अस फ्रॉम हैवक एंड डिस्पेयर। साइंस गिव्स अस नॉलेज बट ओनली फिलॉसफी कैन गिव अस विजडम। साइंस नॉलेज देती है, मैं तो इसको नॉलेज भी नहीं कहता, इंफॉर्मेशन कहता हूँ। ये इंफॉर्मेशन है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है। नॉलेज मैं कहता हूँ वही को, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। चले मान लें नॉलेज भी है, लेकिन शऊर और विजडम ये फ़लसफ़े से आता है, और इस्लाम ने फ़लसफ़ा समझा है, रिलीजन ने फ़लसफ़ा। ये जब मैं इंशाल्लाह एक और एपिसोड में आपके सामने साबित करूँगा ना, वाई रिलीजन, रिलीजन की ज़रूरत ही क्या है, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि रिलीजन फ़लसफ़ा देता है और फ़लसफ़े से ज़िंदगी बनती है, फ़लसफ़े से शऊर आता है, फ़लसफ़े से पर्सनैलिटी बनती है, फ़लसफ़े से सोसाइटी चलती है। आज फ़लसफ़े पे ही झगड़ा हो रहा है, कन्फ्यूज़ है ह्यूमैनिटी। अमेरिका का और फ़लसफ़ा है, प्यूटिन का और फ़लसफ़ा है, रशिया का, चाइना का और फ़लसफ़ा है ज़िंदगी गुजारने का। सारे तो डिसयूनिटी में, डिस्कॉर्ड में है। तो इसलिए जब तक फ़लसफ़ा नहीं है तब तक विज़डम नहीं है।